पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मजलिस मशावरात के द्वारा एक सभा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस को लेकर आयोजित हुआ। आपको बता दें कि 9 जुलाई की शाम कोलकाता में मुस्लिम मजलिस मशावरात के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जाति धर्म के गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता एवं इंटेलेक्चुअल्स ने भाग लिया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुल्क की एकता और अखंडता का खतरा बताते हुए सियासी ताश का एक पत्ता करार दिया, जो हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए काफी है। इस सभा का संचालन इस प्रोग्राम के कन्वेनर अब्दुल अजीज साहब ने की। सभा में उपस्थित लोगों ने अपनी राय देते हुए कहा कि इस सुलगते इशू को ध्यान में रखते हुए अभी हम किसी किस्म का स्टैंड लेने से परहेज कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस अवसर पर ईसाई धर्म गुरु सुनील रिजेरियो, सिख धर्म से अवतार सिंह, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी कमीशन के एक्स चेयरपर्सन इम्तियाज अली शाह, सामाजिक कारकुन अनवर प्रेमी, प्रोफेसर रबीउल इस्लाम, प्रोफेसर सैयद आसिफ हुसैन, मोहम्मद उमर खान, अमीन आमिर, मोहम्मद सरफराज आलम, गुलाम मोहम्मद, इम्तियाज अहमद, अशफाक अहमद, आफ्ताब आलम के साथ साथ समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। तो जो लोग रिलीजियस माइनॉरिटी थे वो कह रहे थे कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्शन किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो बहरहाल पास हो गया है, लेकिन जो इससे पहले गवर्नमेंट्स थी, जैसे 200 साल तक अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों की हुकूमत तो इतनी बड़ी हुकूमत थी कि कहा यह जाता था कि उनकी हुकूमत पे सूरज ग्रूप नहीं होता और इतनी मजबूत हुकूमत थी। लेकिन उन्होंने भी माइनॉरिटी पर्सनल लॉज में, रिलीजियस पर्सनल लॉज में कोई तब्दीली करने का की हिम्मत नहीं की। गवर्नमेंट आई हुई है, इसका कोई जो टेंडेंसी थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में वो ये थी कि रिफॉर्म किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया जाए, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म किया जाए। यूनिफॉर्मिटी की बात ज़्यादा रिफॉर्म की बात थी। रिफॉर्म हर में कहा गया, अलग अलग कहा गया है, अलग अलग चीज़ों के बारे में कहा गया है, लेकिन ले दे के सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। इस वेरी जनरल टॉपिक यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। This uniform civil code, this provision was had been seen in our constitution, as Aziz Sahib had told you that in Article 44 of the Indian Constitution, that is there. And in since independence, since the Constituent Assembly passed the Constitution in the year 1949, 23rd November, since then that is there, the uniform civil code is there. Several discussion held, several cases filed before the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court passed the order, and in the last 21st Law Commission report was there that uniform civil code did not require. That's because there are, as I told you, all of you are intellectual persons, educated persons, you know very well that constitution fundamental rights are there, fundamental duties are, and the directive principle of state policy. Article 14, 15, 16, 19, 25, 26, 29, 30, these are fundamental rights. And Article 44, this is directive principle. Then the question is whether the directive principle will override the fundamental rights or fundamental rights will override the यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे का एग्ज़ाम आ गया, उसको हम क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं और उसको बोलते हैं आंसर लिखना शुरू कर, अपना आंसर देना शुरू कर। अभी तक इसका ड्राफ्ट बिल नहीं है और एक डेट दे दिया इन्होंने, 16 आप बताए थे, 14 जुलाई आपने रिप्लाई दिया है, ठीक है, 14 जुलाई, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम वो आपको बोल रहे हैं, खाली आपको वो नब्ज पकड़ के देखना चाहते हैं कि भाई इसमें धड़कन है कि नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो पहले तो अवेयरनेस देना है, उनको बतलाना है कि यूनिफॉर्म ये जो सिविल कोड क्या है, तभी हम जब सबको जानकारी मिलेगी और इसके पीछे मसला क्या है अगर हम जान पाएंगे तभी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे
पर्सपेक्टिव से या हमारे सोच से अभी का जो समय है इसको लागू नहीं करना ही ठीक है। अभी का जो समय है वो ये द्वंद्वात्मक टाइप का समय है, क्रिटिकल टाइम नो, तो छेड़छाड़ करना इस पर ठीक नहीं होगा। अवेयरनेस बिल्डिंग पहले किया जाता है, तब कहीं कोई समाजी काम किया जाता है, सोशल वर्क किया जाता है, अवेयरनेस बिल्डिंग। तो अवेयरनेस बिल्डिंग किए बिना, हर कम्युनिटी के सामने उसका ड्राफ्ट सामने रखे बिना आप किस तरह ये बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल, इसका मतलब सिर्फ एजेक्शन है, एथिकल है ही नहीं। इससे पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया है जस्टिस शाह ने कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कहा इट इज नॉट डिजायरेबल, नॉट प्रैक्टिकेबल, ये है ही नहीं है, सब कुछ है लेकिन इसका बावजूद इशू किया जा रहा है। क्यों? ताकि कोई चोरी एकटा हो, एक तरह का पैदा हो, ऐसा होगा। यूसीसी का जब से ये नोटिफिकेशन आया है लॉ कमीशन का, तब से चर्चा हो रहा है, डिफरेंट लेवल पे चर्चा हो रहा है, खास करके जो क्लोज ग्रुप्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चर्चा हो रहा है इसकी ठीक है, लेकिन ओपन प्लेस में इसका चर्चा नहीं हो रहा। तो और शुरू ही से जो चर्चा हो रहा है कि आपको जो रास्ते पे नहीं उतरना है, एक पॉलिटिकल गिमिक है, इसमें हमको अपने आप को जो फंसाना है। लेकिन मुझे लगता है ये जो आर्टिकल 44 है, इसका जो यूनिफॉर्मिटी है, जिस ढंग से समाज में फैला जा रहा है और पॉलिटिशियन लोग जिस लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, इस तरह का नहीं कहा। इसके ऊपर कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं हो, कोई प्रोटेस्ट नहीं करे, लगे ही नहीं कि कोई इशू है, इतनी जल्दी हो नहीं सकता है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। क्योंकि मैं कश्मीर के मामले में बहुत जुड़ा हुआ हूँ, अगर देश में बहस हो, मैंने प्राइम मिनिस्टर को और लीडरशिप को कई बार कहा, कई जगह कहा है कि साहब आप, और ये इस पे बल्कि बहस हो तो ज्यादा अच्छा है कि आप तो 370 जो लाए, अब्रोगेट किया था, उसका हिंदुस्तान नेशन को, इंडियन नेशन को क्या फायदा हुआ बताइए? Have we stood to gain in any way? वहां के लोग नाराज हुए तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन इंडियन नेशन एज ए होल